स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि ज्योग्राफिकल थॉट काफ़ी बोरिंग विषय है और इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। आप जब तक बोरिंग किसी भी विषय को मानते रहेंगे तब तक आपको मुश्किलें आती रहेंगी। इसीलिए किसी भी विषय में अगर मुश्किलें आ रही हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप उसको समझिएगा तो आप आगे बढ़ पाइएगा। जैसे कि ये सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है तो आप इसको कहानी की तरह पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल थॉट एक रीडिंग का विषय है। आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इनमें कौन कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, कौन कौन से विद्वान जुड़े हुए हैं। तो ये जो विषय है इसमें बहुत सारे दार्शनिक, इतिहासकार, राजनैतिक विद्वान सारे शामिल हैं भूगोल के विकास के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सबसे पहले आया, किसने योगदान अपने भूगोल के अंतर्गत दिया, उन लोगों के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो आप इंटरेस्टिंग बना करके इस विषय को पढ़ें और मैं इस विषय को आपके लिए लेकर के आई हूँ और मैं चाहूँगी कि आपको आसानी से ये विषय समझ में आ जाए और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाने का कोशिश करूँगी। तो चलिए, मैं डॉक्टर जूही आपको इस क्लास में आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलती हूँ ज्योग्राफिकल थॉट के ऊपर। और जो सबसे पहला योगदान रहा है यूनानियों का, उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और आप देखेंगे कि यूनान कहाँ लोकेटेड है, पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत यूनान कलर का दिख रहा है, उसको आप जूम करके आप देख सकते हैं, या फिर आप मानचित्र उठाइए और उसमें आप इस क्षेत्र को जरूर देखिए। इसमें क्या है, कौन से नदी इनके किनारे है, तो आप लोकेशन को समझेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि यूनान जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूनान कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जानेंगे चीर सम्मत काल में कौन कौन से पीरियड आ रहे हैं, क्लासिकल पीरियड में क्या क्या आ रहे हैं। तो पहला एंशिएंट पीरियड और दूसरा मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट क्लासिकल पीरियड प्राचीन काल और आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल जो है 600 बीसी से 300 एडी तक है। 600 बीसी से 300 एडी, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ग्रीक यानी यूनान और रोमन के बारे में, रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न क्लासिकल पीरियड के बारे में हम आएंगे आधुनिक भूगोलवेत्ता में। तो जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो किसका रहा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का रहा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का रहा। और दूसरा कार्ल रीटर का रहा। ठीक है, इनके योगदान मॉडर्न ज्योग्राफिकल पीरियड के लिए बहुत ही ज़्यादा रहा। तो हम इनके बारे में जानेंगे और मॉडर्न क्लासिकल पीरियड को हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले एंशिएंट क्लासिकल पीरियड में जानेंगे यूनानियों के बारे में। तो आज हम यूनान के अंतर्गत हम लेकर के चलते हैं आपको कि कौन कौन से विद्वान आए, और सबसे पहले हम विकास का कारण जानेंगे कि यूनान के अंतर्गत ही भूगोल का विकास कैसे हुआ। तो यूनान में कुछ कारण रहे, तो वो कौन कौन से हैं। यूनान के दोनों ओर एजियन सागर था, एजियन सागर था और कटी फटी तट रेखा था। तो जहाँ पे सागर नजदीक में हो, कटी फटी तट रेखा हो, तो किसका निर्माण होता है, बंदरगाहों का निर्माण होता है। और बंदरगाहों से नौकायान चलना प्रारंभ होते हैं। जब नौकायान चलना प्रारंभ होंगे तो आपको मानचित्र की आवश्यकता होगी, और संभव है कि मानचित्र आप जरूर कोशिश करेंगे बनाने का, क्योंकि जब तक आपके पास दिशा निर्देश नहीं होगा, एक मानचित्र, एक डाटा नहीं होगा, आप तब तक कहीं भी जा करके वापस नहीं आ सकते हैं। तो इसके लिए
यूनान में सर्वप्रथम मानचित्र का भी विकास प्रारंभ शुरू हुआ। दूसरा ये था कि बर्फीले पहाड़ों के ऊपर बर्फीली जो चोटियां उनको दिख रही थी, तो वो भी उनमें उत्सुकता हो रही थी कि इसका कारण क्या है। फिर उसमें नदियां थी, दजला और फरात नदियां वहां पे थीं, और उनके कारण मेसोपोटामिया सभ्यता का भी विकास हुआ था, तो वो भी एक कारण रहा। लाइमस्टोन टोपोग्राफी था, उसके कारण भी यहाँ पे लोगों में काफी उत्सुकता हुआ जानने की। और एक आता है सिकंदर की विजय यात्राएं। सिकंदर की विजय यात्राओं के कारण भी उन्हें जो यात्राएं उन्होंने की थी उनसे बहुत सारी जानकारियां वो लेकर के आते हैं। तो उन जानकारियों से भी उन्हें भूगोल में विकास का साधन प्राप्त हुआ। और अंत में मिलेटस एक जगह है जो प्रमुख केंद्र बना खोजबीन का। ठीक है, भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र यूनान के अंतर्गत कौन था? मिलेटस। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मिलेटस को आप ध्यान में रखेंगे। मिलेटस को आप ध्यान में रखेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे हम ग्रीक ज्योग्राफर्स के अंतर्गत, तो हम सबसे पहले होमर को देखेंगे। होमर एक प्रसिद्ध यूनानी कवि थे। इनको कवि के रूप में लोग जानते हैं, लेखक के रूप में जानते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको आपको ध्यान में रखना है, इलियड और ओडिसी, जिससे क्वेश्चन बराबर पूछ दिया जाता है कि इलियड और ओडिसी के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन है? होमर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। थेल्स दूसरे नंबर पे आएंगे, जो विद्वान है, जो सबसे ज्यादा भूगोल पर अपना योगदान दिया है। ये यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक थे। इन्होंने गणित में भी अपनी योगदान दी है, और सबसे पहले इन्होंने गणितीय प्रमेयों को प्रमाणित किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणितीय प्रमेयों को प्रमाणित किया। और प्राकृतिक दर्शन में इनका योगदान था कि पहले दार्शनिक थे जिन्होंने विचार किया कि प्राकृतिक घटनाएं ईश्वर या देवताओं की इच्छा से नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से प्राकृतिक कारणों से होती है। और थेल्स का एक सिद्धांत भी था कि उनका मानना था कि पानी ही सभी जीवों और वस्तुओं का मूल आधार होता है। ठीक है, तो ये थेल्स का अपना। और तीसरा आगे बढ़ते हैं तो एनेक्सिमेंडर आता है। एनेक्सिमेंडर का जो काल था वो 610 से 546 बीसी तक था, और यह माइलेटस स्कूल के सदस्य माना जाता है, एनेक्सिमेंडर जो थे। और इनका जो योगदान था कॉस्मिक सिद्धांत के ऊपर था। एनेक्सिमेंडर ने अपीरन का विचार प्रस्तुत किया, जो उनके अनुसार वह मूल तत्व था जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसे अनंत, अनिर्धारित और असीमित बताया है। एनेक्सिमेंडर ने अपीरन का विचार प्रस्तुत किया। क्वेश्चन आएगा कि अपीरन का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो एनेक्सिमेंडर ने। एनेक्सिमेंडर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के आकार में सही धारणाएं दी। पृथ्वी के आकार की सही धारणाएं देने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? एनेक्सिमेंडर। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में बिना किसी समर्थन के तैर रही है। ठीक है, बिना किसी समर्थन के अंतरिक्ष में तैर रही है पृथ्वी, ऐसा किसने बताया? एनेक्सिमेंडर ने। और भूगोल में उन्होंने पृथ्वी और आकाश के बारे में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया, और उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर के विभिन्न क्षेत्रों का पहला नक्शा तैयार किया। तो पहला नक्शा तैयार करने वाले कौन थे? एनेक्सिमेंडर। मानचित्र जो पहला तैयार करने वाले कौन थे? एनेक्सिमेंडर। ठीक है, तो इस प्रकार से एनेक्सिमेंडर का योगदान रहा। और अब आते हैं हेकेटियस के ऊपर। तो हेकेटियस एक प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे जिनका जीवन लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व था, और वे माइलेटस के निवासी थे। ठीक है, मुख्य रूप से अपनी भूगोल संबंधी कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। गृह भूमि का विवरण पुस्तक उन्होंने लिखा, गृह भूमि का विवरण, और इसके अंतर्गत पूरी दुनिया का वर्णन किया था इन्होंने। विभिन्न देशों, शहरों, लोगों के बारे में इस पुस्तक के अंतर्गत जानकारी प्रदान करी है।
इन्होंने दूसरा जो यात्रा वृत्तांत लिखा, द जर्नी, इसमें इन्होंने अपने अनुभवों का प्रस्तुतिकरण किया है। विश्व का मानचित्र भी इन्होंने बनाया यूनानियों के लिए। सबसे पहला जो यूनानियों के लिए विश्व का मानचित्र बनाने वाले कौन थे? हेकेटियस थे। ठीक है, इसमें आगे इन्होंने क्या योगदान दिया हेकेटियस ने? हेकेटियस के बाद हेरोडोटस आते हैं। हेरोडोटस को महान इतिहासकार माना जाता है, जो भूगोलवेत्ता के रूप में भी प्रसिद्ध है। हेरोडोटस का भूगोल के अंतर्गत क्या योगदान रहा है? यात्रा और ऐतिहासिक विवरण। हेरोडोटस ने विभिन्न देशों की यात्रा की थी, वहां के लोगों, संस्कृति और भूगोल और घटनाओं का विस्तृत विवरण किया था। सॉरी उनकी यात्रा और उनके द्वारा एकत्रित जानकारी में बहुत कुछ भूगोल और स्थानों के बारे में उन्होंने अपनी जानकारी दी। और प्रसिद्ध कार्य इतिहास, द हिस्ट्रीज, न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करता है, बल्कि इसमें उन्होंने विभिन्न देशों के भौगोलिक पहलुओं पर भी चर्चा की है। तो हेरोडोटस का अपना योगदान रहा। आगे इन्होंने प्राकृतिक भूगोल का संबंध बताया है। हेरोडोटस ने भूगोल और प्राकृतिक घटनाओं को जोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, उदाहरण के लिए उन्होंने नील नदी के बाढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। नदियों और समुद्रों के प्रभाव को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। भूगोल और इतिहास का मिला जुला दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया। हेरोडोटस का मानना था कि भूगोल और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे भौगोलिक स्थानों की भिन्नताएं और जलवायु क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने कुछ जानकारी दी है। प्लेटो, प्लेटो मुख्य रूप से एक महान यूनानी क्या थे? यूनानी दार्शनिक। इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही प्लेटो आता है, हेरोडोटस आता है, एनेक्सिमेंडर आता है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये यूनानी व्यक्ति थे। ठीक है, यूनानी दार्शनिक थे। उनका कार्य दर्शन शास्त्र, राजनीति, नैतिकता और ज्ञान के सिद्धांतों में अधिक था। हालांकि वो खुद एक भूगोलवेत्ता नहीं थे, फिर भी उनके विचारों ने भूगोल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला। अटलांटिस का वर्णन किया। प्लेटो ने अपनी कृतियों टाइमियस, इसको ध्यान में रखना है, और क्रीटियस में अटलांटिस नामक एक काल्पनिक द्वीप सभ्यता का वर्णन किया है। उन्होंने इसे एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि काल्पनिक रूप से अटलांटिक्स नामक जो द्वीप का वर्णन किसने किया है? प्लेटो ने किया है। ठीक है, यह कथा भूगोल और मानव इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण रही और बाद में कई भूगोलवेत्ता और शोधकर्ताओं द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई। इन्होंने पृथ्वी का आकार और गठन पर भी कार्य किया है। प्लेटो ने ब्रह्मांड और पृथ्वी के गठन के बारे में विचार किए। इनके अनुसार पृथ्वी गोलाकार रूप है, जो उस समय की प्रमुख धारणा थी। टाइमियस में ब्रह्मांड के निर्माण और पृथ्वी की भौतिक संरचना के बारे में विचार किया। तीसरा नंबर, भूगोल और राजनीतिक का संबंध। तो इस प्रकार से प्लेटो का योगदान रहा। अब आते हैं अरस्तु के ऊपर। अरस्तु ने अपने क्या क्या योगदान दिए हैं? तो पृथ्वी का गोलाकार रूप बताने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? अरस्तु ने। अरस्तु ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है, पृथ्वी को गोलाकार बताने का जो पहला कार्य किसने किया था? अरस्तु ने, जो उस समय एक महत्वपूर्ण भौगोलिक खोज थी। उन्होंने इस निष्कर्ष पर 3 प्रमुख कारणों के आधार पर पहुंचने का प्रयास किया। पहला जो कारण था, जब किसी स्थान से समुद्र में किसी जहाज का मार्गदर्शन किया जाता है तो जहाज धीरे धीरे क्षितिज से गायब होता है। सबसे पहले उसके मस्तूल के ऊपर से इसका मतलब है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है,
ग्रहों और तारे जब आकाश में चलते हैं तो उनका आकार और स्थिति बदलती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पृथ्वी गोलाकार है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चांद पर गोलाकार दिखाई देती है। चंद्र ग्रहण के समय भी आपको रिंग की तरह आपको दिखाई देता है, छाया दिखाई देता है, तो वो भी उन्होंने उसके कारण बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी गोलाकार स्वरूप में है। ठीक है। तो इस प्रकार अरस्तु ने अपना योगदान दिया। अभी आएंगे इरोटोस्थनीज के ऊपर। तो सबके अपने अपने योगदान थे। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है यूनानियों का योगदान, तो आप लगभग 4-5 मैक्सिमम 5-6 यूनानी जो है, जो सबसे ज़्यादा योगदान दिए हैं भूगोल के अंतर्गत, जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जो मास्टर्स के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि वो लगभग 4-5 ऐसे यूनानियों के बारे में, भूगोलवेत्ताओं के बारे में आपको ध्यान में रखना है जो बहुत ज़्यादा भूगोल के अंतर्गत अपना योगदान दिए हैं। उसको आपको लिखना है और उसके बाद आप निष्कर्ष में आ सकते हैं। सारे यूनानियों को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में बिल्कुल 4-5 लाइन करके आप लिखते चले जाएंगे, नहीं तो काफ़ी लंबा खींचेगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का जरूरत नहीं है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है कि किसने कितना ज़्यादा योगदान दिया है। तो यूरोटोस्थनीज के बारे में करेंगे। पहले तो ये प्रख्यात यूनानी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, प्रख्यात यूनानी भूगोलवेत्ता थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने प्राचीन काल में पृथ्वी की परिधि का सही अनुमान लगाने के लिए प्रसिद्ध प्रयास किया। पृथ्वी की परिधि का सही अनुमान किसने लगाया? इरोटोस्थनीज ने। यह क्यूंस के निवासी थे। उनके द्वारा दिए गए गणना और शोध ने भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि पृथ्वी की परिधि का माप करना है। पृथ्वी की परिधि का माप करना किसने दिया? इरोटोस्थनीज ने। उन्होंने एक सरल लेकिन सटीक विधि का उपयोग करके बताया। इरोटोस्थनीज ने अलेक्जेंड्रिया और सेने के बीच के अंतर को मापने और उसकी जानकारी का उपयोग करके पृथ्वी का परिधि का अनुमान लगाया। ठीक है। पृथ्वी की परिधि लगभग इतना किलोमीटर थी, जो आज के आधुनिक माप से बहुत करीब है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की परिधि का माप किसने सबसे पहले दिया? इरोटोस्थनीज ने। अब आएंगे हिप्पारकस। हिप्पारकस एक महान यूनानी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, जिन्हें प्राचीन ग्रीक खगोल शास्त्र का पितामह माना जाता है। उनका जन्म लगभग 1900 ईसा पूर्व और वे खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी थे। हिप्पारकस ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें प्रमुख योगदान निम्नलिखित है। तारों की स्थिति और चमक का वर्गीकरण। ठीक है, हिप्पारकस ने लगभग 850 तारों की स्थिति का माप किया और चमक के आधार पर 6 श्रेणियों में विभाजित भी किया। लगभग 850 तारों का माप किया और चमक के आधार पर 6 श्रेणियों में तारों को विभाजित किया। यह कार्य खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे तारों के अवलोकन और उनके विश्लेषण का आधार स्थापित हुआ। पृथ्वी की ध्रुवीय स्थिति का मापन भी किसने किया? हिप्पारकस ने। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का माप जो है सर्वप्रथम किसने किया? हिप्पारकस ने किया। अब आते हैं पोसिडोनियस। पोसिडोनियस प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता थे, खगोल शास्त्री और दार्शनिक थे। उनका जन्म लगभग 135 ईसा पूर्व में हुआ था और वे स्टोइक दर्शन के अनुयायी थे। पृथ्वी के परिधि का माप भी इन्होंने पोसिडोनियस ने किया।
उन्होंने समुद्र के स्तर पर दो स्थानों के बीच कोण का माप किया। इसके आधार पर पृथ्वी के परिधि का अनुमान लगाया। प्राकृतिक घटनाओं, पोसिडोनियस ने नदियों, समुद्र, जलवायु के प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने जलवायु और मौसम के अध्ययन को भूगोल और खगोल शास्त्र से जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, तो इस प्रकार से पोसिडोनियस का भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत काफी रहा। अभी आपको इसमें बहुत ही अटपटा सा लग रहा होगा कि ये कैसे रीडिंग किया जा गया, ये सारा जो आज का जो हमारा चैप्टर रहा बिल्कुल रीडिंग के आधार पे। तो यही है ज्योग्राफिकल थॉट, जिसको स्टार्टिंग में बस रीडिंग करना है, और रीडिंग के अंतर्गत आपको जो फैक्चुअल डाटा मिलते हैं, जो फैक्ट्स आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, उसको बस नोट डाउन करते जाना है और पढ़ते जाना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।